हेलो एवरीवन, कैसे हो साथियों आप सभी। एक बार मैं फिर आपका वेलकम करता हूं कल्प क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम मुकुल कुमार स्वामी है और अभी आपका जो बायोलॉजी के लिए एक क्रैश कोर्स अनाउंस किया जा रहा है, इनकी तरफ से शुरू किया जा रहा है। ऑल दो बायोलॉजी की कुछ क्लासेस पहले से चल चुकी हैं, तो उस क्रैश कोर्स के तहत मैं कुछ टॉपिक्स आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी इस तैयारी के दौरान, आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी या लैब असिस्टेंट जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो बायोलॉजी का पोर्शन आएगा उसको हम कवर करेंगे। जिसमें दीपेंद्र सर हैं जो कि आपका मेनली ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद मंजीत सर है जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं और उनका थ्रू आउट इस जर्नी में आपका साथ रहेगा। जो बॉटनी के मेन पोर्शंस हैं वो कवर करेंगे और वो काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे इसको। इसके बाद मैं हूँ, तो मैं अगर बता दूं आपको, तो मैं इवोल्यूशन, कुछ मोलिकुलर बायोलॉजी, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और साथ ही साथ कुछ पोर्शन शायद ह्यूमन फिजियो का मैं भी कवर करूंगा। और उसके अलावा निर्मल सर हैं, तो निर्मल सर ऑलरेडी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो आई होप आपको उससे हेल्प मिल ही रही होगी। तो उसी सीरीज के अंदर हम आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें उससे पहले अगर देखें इस क्रैश कोर्स के बारे में, तो क्रैश कोर्स में हम इसके आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि यूट्यूब पे ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट है वैसे, बट वो इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, वो इतना मतलब बहुत कंसाइज वे में है, उसको लेके आप थ्रू आउट पूरा तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि यह प्लेलिस्ट आपको, ये जो सीरीज़ आएगी, ये आपको पूरा हेल्प करेगी। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस पूरी जर्नी में शुरुआत से लेके एंड तक आपके साथ रहें और पूरा सिलेबस कवर करें। तो उसके बाद में आज का जो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम देखें, तो उससे पहले हमें थोड़ा उसका सिलेबस भी पता होना चाहिए, उसके बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए कि पेपर में डेप्थ क्या है, वो पेपर में उसकी डिमांड क्या है, क्या उसमें पूछा जाएगा। तो मेनली जो हमारे चैनल के द्वारा टारगेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, लैब असिस्टेंट का भी आगे हम कोर्स प्लान कर रहे हैं, शायद वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा इस पे। तो अगर इस चैप्टर को देखें तो ये ओवरलैपिंग चैप्टर है, ये सब में आता है। बस खाली डेप्थ का फ़र्क रहता है, एग्ज़ाम के हिसाब से फ़र्क पड़ता है कि किस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। जैसे लैब असिस्टेंट है तो उस एग्ज़ाम में काफ़ी सुपरफिशियल एनसीईआरटी बेस्ड 12th लेवल तक का पूछा जाता है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में ये 12th बेसिस पे तो है ही है, उसके अलावा यूजी लेवल तक का भी पूछा जाता है। तो हम थोड़ा उसके हिसाब से भी उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। और फर्स्ट ग्रेड है तो उसमें पीजी लेवल तक का भी पूछा जाता है। और अभी हाल फिलहाल में जो अपडेट्स आए हैं उसमें पीजी लेवल में इस साल काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, तो उसके हिसाब से जो पहले हम बहुत बेसिक लेवल पे तैयारी कर रहे थे, जो बेसिक लेवल पे इस चीज़ को पढ़ रहे थे, शायद अब वो उतनी उसमें कारगर नहीं रहेगी, तो हमें थोड़ा उसे इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए पीजी लेवल के लिए भी इसमें काफ़ी चेंजेस किए, जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स के अंदर कुछ टेक्निक्स ऐड कर दी हैं, लाइक सीक्वेंसिंग, माइक्रोस्कोपी में शायद कुछ चेंज है और कुछ टेक्निक्स और ऐड हुई है। तो उसी के साथ बायोटेक में जो इसमें पीजी लेवल में भी है, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें और ऐड हुई है। तो हमें इसे अब अच्छे लेवल में पढ़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा नेट के लेवल तक भी शायद पढ़ना पड़े। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसे बेसिक से शुरू करते हुए पूरा इन डेप्थ लेके जाएंगे, ताकि ये सब कुछ कवर हो। तो उस सीरीज में अगर बायोटेक की बात करें तो इसमें जैसे जनरल एप्लीकेशंस हैं, जनरल रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, जीएमओज जो बने हैं। उसके बाद में इस चैप्टर में मेनली अगर इसकी आउटलाइन की बात करूं तो इसमें किस तरह से क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद लास्ट में कुछ एथिकल पोर्शन भी है कि लाइक द विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका जैसा ही चीज़ है कि आपको अगर कुछ एडवांटेज मिला है साइंस की तरफ से तो उसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी है इसमें पोर्शन। उसके बाद में टूल्स हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, लेबोरेटरी में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। इसके अलावा पीजी लेवल में भी है, बट पीजी लेवल के लिए जैसे ही हम बेसिक्स कवर करेंगे उसके बाद जब पीजी लेवल की मैं एक डेडिकेटेड टूल्स एंड टेक्निक की एक सीरीज़ लेके आऊँगा, तो उसमें हम एक एक टेक्निक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है, तो इसके अंदर अगर हम चैप्टर को साइड में रखते हैं अगेन, और अगर इसका बेसिक ओवरव्यू देखें, बायोलॉजी इतनी इजी है कि उसको अगर आप टुकड़ों में तोड़ के पढ़े ना तो उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस चैप्टर का नाम ही है, हिंदी में इसको बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो इसमें होता क्या है कि नाम में पड़ा है बायो प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि कहीं ना कहीं ये बायोलॉजी यानी लिविंग सिस्टम है, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उसका इंटीग्रेशन है। जिस तरह नाम में जोड़ा गया है उसी तरह नेचुरल साइंसेस को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी, ये
लिविंग सिस्टम प्लस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है, जिसकी मदद से हम कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स जो कि हम अपने ह्यूमन वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। आई नो, थोड़ा सा लैंग्वेज का हम ध्यान रखेंगे, इसे हम बायलिंगुअल लेके चलेंगे। इसके लिए हमने दोनों डेफिनेशंस कहीं भी अगर यूज भी किया तो उसमें कोशिश करिए कि उसको दोनों लैंग्वेज में लेके जाया जाए, क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो इसमें कंटेंट है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज इस तरह से भी नहीं है कि या तो आपको डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम का भी कंटेंट पूरा सही से नहीं मिल पाएगा और हिंदी मीडियम में भी थोड़ा दिक्कत आती है। तो उसको देखते हुए हम ले रहे हैं, तो बेसिक मैं टर्म्स जरूर यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन मैं साथ के साथ डिफाइन करता चलूंगा उसको हिंदी में भी। तो बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी। उसके बाद में जो हमने यहाँ पे देखा कि लिविंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है, मतलब कि एक जीवित जो तंत्र है उसका और तकनीकी का समावेश करके एक बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की ब्रांच है, जिसमें हम मेनली देखो जो भी साइंस की ब्रांचेज होती है ना, जो ऐसे इस टाइप की ब्रांचेज या कोई भी साइंस का जो भी काम होता है, नोवेल वर्क होता है, वो उसका अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही होता है। हम थोड़े से सेल्फिश हैं, हम जो भी काम करते हैं उसमें अपना फ़ायदा देखते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का इजाद भी कहीं ना कहीं इंसान की उस लालच में ही निकला है कि हम कैसे भी करके लिविंग सिस्टम्स में ऐसा कुछ इंटीग्रेट कर दें, कुछ अच्छा कर दें, जिससे कि हमें हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ें मिलती जाएं। तो इसमें भी हम यही करते हैं कि जो लिविंग सिस्टम और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स वो बना सकते हैं। डिजायर्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में अगर देखें तो वो कुछ भी, जैसे सेल्स के कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हम एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं, हम वैक्सीन्स बना सकते हैं। हम आगे मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि किस तरह से बायोटेक का यूज़ करते हुए हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, लाइक वैक्सीन्स और अदर चीज़ें। तो ये जो बेसिक हमने ये देखी, बहुत सुपरफिशियल डेफिनेशन है ये, किसी को भी अगर शुरुआत में बेसिक से समझाना हो तो। बट उसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसने अपनी एक डेफिनेशन दी है। तो ये नाम जरूर याद रखना है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें भी कुछ ज़्यादा सोचने वाली चीज़ है नहीं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, जैसे एक यूनियन होती है, ऑटो वालों की यूनियन होती है, हर एक चीज़ की, जैसे कोई साउंड सिस्टम है तो उनकी एक यूनियन होती है, यानी वो एक ग्रुप में काम करते हैं। उसी तरह से जो यूरोपियन साइड में जो बायोटेक्नोलॉजी की जो लैब्स थी, जो वहाँ पे एक्टिविस्ट जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, फेडरेशन ऐसे ही बनती है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है, मिलके बनता है, उसमें फिर अथॉरिटीज़ एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो उस तरह से एक ये फेडरेशन है। तो उन्होंने अपने काम को एक अच्छी तरीके से एक डेफिनेशन देने के लिए अपनी एक डेफिनेशन दी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दी, उसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी दैट encompasses both traditional views and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follows: the integration of the natural sciences and organism cells parts thereof and molecular analogues for product and services। अब इसको हम एक एक वर्ड्स में तोड़ के पढ़ेंगे कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, जैसे हमने बात करी थी डिजायर्ड प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विसेज के लिए, जो नेचुरल लिविंग सिस्टम है उसका उसकी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन, और अंग तथा आणविक अनुरूपों का मतलब क्या है, आणविक अनुरूप क्या है, मोलिकुलर एनालॉग्स का मतलब यहाँ पे डीएनए या आरएनए से है। अगर बायोटेक का बेसिक ओवरव्यू देखें तो हम क्या करते हैं, हम कोई एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं, हमारा डिजायर्ड जो हमें कुछ चीज़ चाहिए, मान लो किसी एक जानवर के अंदर एक चीज़ है जो मतलब कोई भी ट्रेट, कोई प्रोटीन हमें चाहिए उससे, तो प्रोटीन जो जीन बना रही है उस जीन को वहां से कट किया और दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, वहां से उसके सिंथेसिस जो हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो जो बना, उसे हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो वही होता है। तो उन टाइप के नए डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज के लिए जो नेचुरल साइंस है और जो जीव हैं उनकी कोशिका, उसके अंग या उसके आणविक अनुरूपों का समायोजन, ये ही बायोटेक्नोलॉजी है। जो कि काफ़ी ब्रीफली एक ये भी डेफिनेशन है, लेकिन आपको ये याद रखनी है, एक ये नाम याद रखना है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, बहुत बेसिक है, लेकिन क्योंकि हम साथ में बेसिक से लेके चल रहे हैं तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के जो फील्ड्स हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, कहाँ काम होता है, वो उसका एक बेसिक चार्ट बनाया हुआ है ताकि आपको आराम से समझ आए बायोटेक्नोलॉजी का काम एक्चुअली क्या है। हम डीएनए के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, हम बहुत सारी डिजीज़ का क्योर कर सकते हैं, बहुत सारे रोगों का निदान भी कर सकते हैं, हिंदी में अगर बोलें तो बायो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आजकल पता है एक नया कॉन्सेप्ट चल गया है,
कि लोग अपने बच्चों को डिजाइनर बेबीज वाला कंसेप्ट चल गया है आजकल। जैसे लोग कस्टमाइज कराते हैं अपने कपड़ों को, वैसे आजकल अपने बच्चों को भी कस्टमाइज कराने की आगे सोच रहे हैं कि मुझे जो जो पसंद होगा वो डिजायर्ड जीन्स उसमें डलवाएंगे और उससे एक बहुत पॉलिश्ड बच्चा पैदा होगा, जो कि शायद साइंस में आगे एक नए आयाम को दिशा दे, वो आगे बने। तो उसके साथ ही रिसर्च काफ़ी चलती रहती है। ऑर्गेनिजम्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी हिंदी में बोले तो आनुवांशिकता रूपांतरित जीव, वो बनाने में भी काफ़ी काम चल ही रहा है। काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो अब तक के सक्सेसफुल जीएमओज हैं उनके बारे में। फिर साइंटिस्ट वगैरह, इसके अलावा इसमें देखें तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। इसका यूज़ काफ़ी, जैसे हम देखते हैं कि आजकल एक कॉन्सेप्ट चल गया है एडिबल वैक्सीन का। शायद आपको सुन के ऐसे लगे, लेकिन वैक्सीन जनरली हम इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर। बट आजकल ऐसा है कि इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया है कि हम जो एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रूट्स हो गए, कोई वेजिटेबल्स हो गई, उसमें ही वो जीन डाल दो। उसका सॉरी, वो जीन डाल दो, वो इंटीग्रेट हो जाएगी उसके साथ, और उसके बाद में जो उससे प्रोडक्ट बनेगा ना, वो खाने के बाद अपने आप आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्यों लाया, हालांकि ये एप्लीकेबल हुआ नहीं, बट ये पूरा प्रोसेस किया गया था इसको। ये इसलिए लाया गया था ताकि जो, जैसे कोविड आया था तो उसमें वैक्सीनेशन में थोड़ी दिक्कत आई थी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में बड़ी ऐसे टाइम लगता है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा सिस्टम लगता है। अगर एडिबल वैक्सीन होती तो शायद ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते फ्रूट सबको, और सब वो केला या फिर सेब खा रहे होते और उनके अंदर इम्यूनिटी आ जाती। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। तो बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी रिवोल्यूशनरी स्टेप्स ला सकता है। तो इसके रिसर्च एरिया काफ़ी, मतलब इसमें आयाम काफ़ी हैं काम करने के लिए। अभी भी काफ़ी काम चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी फंड करती है इनमें। तो इसके बाद में ये तो होगी बेसिक बातें। बायोटेक्नोलॉजी ऐसा भी नहीं है कि हाल ही के सालों में खोज कर दी गई नई कोई चीज़ है, या एकदम से कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ आ गई। ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है। लाइक हमारे घर में हमारी दादियाँ, जो भी पुराने लोग हैं, वो करते थे, उन्हें बस पता नहीं था कि हम बायोटेक कर रहे हैं। क्योंकि बायोटेक की जो डेफिनेशन हमने देखी थी, उसमें ऐसा था कि हमने ऑर्गेनिजम्स यानी जीवित नेचुरल सिस्टम में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम है, उसका इंटीग्रेशन करा था। उससे हमने कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट यूज़ करे थे। डिजायर्ड प्रोडक्ट तो हम, हमारी दादियाँ बहुत टाइम से करते आ रही हैं, ऐसा दही जमाती हैं कई बार। तो क्या करते हैं हम, जो लैक्टोबैसिलस है उसको दूध में डाल देते हैं, फिर बाद में उसको छोड़ देते हैं, वो दही में बन जाता है। बैक्टीरिया आया, उसने कुछ ना कुछ तो काम किया ही होगा, जिससे वो दूध से सीधा दही में चेंज हो गया। तो उस कंडीशन में मतलब देख सकते हैं कि उन्होंने भी डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया। ब्रेड बनाने में, वाइन, वाइन तो उसको बनाने में भी काफ़ी यूज़ होता ही है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह। तो जो आज बायोरिएक्टर में हम बड़े स्केल में करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत पहले के टाइम से चलती आ रही थी। लेकिन वही है कि जब तक चीज़ें एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होती, जब तक उनको एक सही दिशा में सही से काम नहीं किया जाता, तब तक लोगों को पता नहीं होता है। तो पुराने टाइम में भी चलती आ रही थी ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम आज बोलते हैं। जिस तरह से हम दही बनाते थे, ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, उसमें क्या है, उसमें हम यूज़ करते हैं लिविंग सिस्टम्स का, उनके सेल्स में जो ऑर्गेनेलीज हैं, अंग हैं, कोशिकांग हैं, उन सब का यूज़ करते हुए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। बट इसमें एक मतलब बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप आया जब मॉडर्न बायोटेक की बात करते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, लाइक वैक्सीनेशन, वैक्सीन बनाना, टेस्ट ट्यूब बेबी, इंसुलिन बनाना। इंसुलिन अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब एक डिस्कवरी मान लो, या फिर बहुत बड़ी रिसर्च, एक अच्छा काम था, जो कि मेडिकल जो साइंसेज है उसमें बहुत इसने रिवॉल्यूशनरी काम किया था। क्योंकि पुराने टाइम में जो वैक्सीन, इंसुलिन जो थी, वो ऐसे तो नहीं थी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से तो नहीं बनाई जाती थी। तो उस टाइम पे क्या करते थे, उस टाइम पे जनरली लोग क्या करते थे, जो सुअर होते थे या गाय होती थी, जो जानवर होते थे, उनको, उनके मर जाने के बाद या फिर उनको काट के, क्योंकि उनके लीवर के अंदर भी बीटा सेल्स हैं, वो भी इंसुलिन बनाती हैं। तो उस कंडीशन में उनके लीवर से वो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके फिर मार्केट में आती थी, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, वो लोगों तक पहुंचाई जाती थी। लोग यूज़ भी करते थे। बट उसमें दिक्कत ये थी कि एक तो दूसरी स्पीशीज़ का हो गया, तो एलर्जीज हो जाती थी, कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसा हुआ कि एक कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी थी, एली लिली, जिसने बनाया था ह्यूमुलिन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी का एक एग्जांपल है, इन डेप्थ में थोड़ा पढ़ेंगे। तो उन्होंने ह्यूमन इंसुलिन बनाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी ई कोलाई का यूज़ करते हुए उन्होंने बना दिया। और ये बड़ा स्टेप था। इसके बाद में काफ़ी एक लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन कर सकते थे, इसको बहुत हर एक आदमी तक पहुंचा सकते थे। तो वो जो डायबिटीज़ का एक पेशेंट है जो पहले परेशान था, वो इसके बाद इतना नहीं रहा। तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी भी आज एक
एग्जाम्पल है मॉडर्न बायोटेक का। तो अब इसमें जैसे मैंने एक बताया था पहले, अभी डिजाइनर बेबीज अभी नहीं है, शायद आने वाले टाइम में ऐसा कंसेप्ट आ जाए। तो उसी तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी भी एक मॉडर्न बायोटेक का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी जो है बहुत ब्रॉड एक रिवोल्यूशनरी स्टेप ला सकती है आने वाले टाइम में। अभी भी काम चल ही रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कोई भी काम हो करते हैं ना, उसके लिए प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब उसको किस तरह से करना है, उसके सिद्धांत होते हैं। हिंदी में बोले तो बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो बेसिक सिद्धांत है, सिद्धांत मतलब कि कोई भी चीज जिस पे चलती है, जिसका आधार जो होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो आधार जो सिद्धांत हैं जिन पे ये काम करती है, वो है एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जैसे हम बेसिक आउटलाइन सबको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म की कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी जो है, वो जीन कट करी, दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाली होस्ट के अंदर, उसको फेवरेबल कंडीशंस में ग्रो कराया, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराया और उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट हमने निकाल लिया। तो उस कंडीशन में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो ब्रॉडली देखें तो यही होता है कि जो ब्रॉडली देखें तो यही होता है कि उसमें हम एक डिजायर्ड जो जीन होती है उसको ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल के अंदर और वहां से हम लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत आता है इसका, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें ऐसा लिखा है कि एसेप्टिक कंडीशन यानी कि निर्जमीकृत अवस्थाओं के अंदर, या फिर उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, निर्जमीकृत या फिर एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर हम जो, जैसे कि मैंने एक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया, होस्ट के अंदर डाला और उसको ग्रो कराया। अब सोचो कि उस ग्रो, जैसे बेसिकली उसको एक मीडियम दिया जाता है, उसको उसको जो जो रिक्वायरमेंट है सब दी जाती है कि आप भैया ग्रो करो। लेकिन उसी के साथ में एक फंजाई ग्रो कर गई, और वो फंजाई ग्रो करते करते इतना ग्रो कर गई कि वो मेरे बैक्टीरिया को ग्रो करने ही नहीं दे रही है। तो मेरा तो नुकसान हो गया। तो ये बनाना तो जरूरी है, लेकिन उसको एसेप्टिक कंडीशन के अंदर ग्रो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमारे सब काम करने के बाद भी हमें मिल नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में ऐसे करते हैं कि एसेप्टिक कंडीशंस कैसे, क्योंकि बायोटेक के अंदर कैसा है कि माइक्रोब्स के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसमें इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत होते हैं। एक छोटी सी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे मेरा मोस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरा एमएससी बायोटेक में ही किया हुआ है। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने हाथ से की हुई है, मेरी प्रैक्टिस करी हुई है इन चीज़ों को, तो मैंने देखा है कि कितना ध्यान रखना पड़ता है एक एसेप्टिक कंडीशन को बनाने के लिए। कई बार एक प्लेट के अंदर एक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हमें बहुत टाइम लगता था, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लो कहीं ना कहीं से कंटेमिनेशन आ ही जाता था। तो उसके लिए काफ़ी स्टेप्स होते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो भी हम आगे देखेंगे। और उसके अलावा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में ऐसा है कि एक तो उसको ग्रो कराना है एसेप्टिक कंडीशन के अंदर, उसके बाद ग्रो करा लिया, उसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन भी करा लिया, तो उसको सक्सेसफुली उसका एक, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक प्रॉपर वे होता है कि उसको डाउनस्ट्रीम मतलब दुकानों तक पहुंचाने से पहले उसमें काफ़ी क्वालिटी चेक किए जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, ट्रायल्स होते हैं। तो वो सब चीज़ें इस बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो सिद्धांत है, पहला उसको बनाना, दूसरा उसको वायबल रखना, मतलब वो जो हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो प्रॉपर अच्छी कंडीशंस में बिना कोई दिक्कत के वो बन जाए। तो ये दो सिद्धांत हैं। ये हम काफ़ी सुपरफिशियली, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने इस चैप्टर की। इसके बाद इन डेप्थ में जब हम जाएंगे तो हम काफ़ी अच्छे से देखेंगे इन चीज़ों को। अब इसके बाद जो इसमें एक टर्म आती है आरडीएनए। तो व्हाट इज़ आरडीएनए? आरडीएनए की अगर बात करें तो आरडीएनए शॉर्ट में लिखा हुआ नाम है। इसको अगर बड़े में लिखा लिखें तो इसको रिकोमिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब रिकोमिनेंट डीएनए क्या होता है? रिकोमिनेंट डीएनए की अगर आपको बात बताऊं तो जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल बना दी मैंने, फॉर एग्जांपल कोई भी बैक्टीरिया, शेप वगैरह से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें इतना पता है कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, हमारे अंदर तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, वो सेल के अंदर फैला होता है ऐसे ही। उसके साथ ही बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी मिलता है। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया के लिए कुछ स्पेसिफिक, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स।
ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर हो सकता है उस बैक्टीरिया के लिए एक्स्ट्रा कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जीन्स हों जो उसको किसी भी कंडीशन में जिंदा रखने के लिए उसके सर्वाइवल के लिए हेल्प करें। तो ये एक्चुअली होता है सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड भी होता है मोस्टली। और ये सेल्फ रेप्लिकेबल होता है। ये सभी हम अभी अच्छे से समझेंगे। सेल्फ रेप्लिकेबल का मतलब क्या है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैला रहता है, ऐसे ही मतलब फ्री रहता है, सॉरी, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़ा रहता है और ये सेल्फ रेप्लिकेबल होता है। इसका जो मेन न्यूक्लियस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रेप्लिकेट होगा तभी ये करेगा, नहीं, ये अपनी मर्जी से रेप्लिकेट करता रहता है। इसकी कॉपी नंबर भी हाई होते हैं। और ये सर्कुलर डीएन होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इसमें कुछ जीन्स होती हैं जो इसके एक्स्ट्रा सर्वाइवल के लिए इसको बेनिफिट मतलब करती हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होगी या कोई और जीन होगी जो कि क्रोमोजेनिक जीन्स होगी, जो हमें सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह भी हम यूज़ करते हैं इनको, आगे हम देखेंगे। तो मेनली हमें समझना था कि आरडीएनए क्या है। तो हमने देखा कि ये ऐसा ऐसा है। तो अब हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक आउटलाइन जो होता है ना, कि हमें मतलब क्या करना है, हमें अपनी जीन जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे किसी दूसरे होस्ट के अंदर इंटीग्रेट करना है और वहां से उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट निकालना है। तो इसके लिए हम जैसे ये एक मैंने डीएनए बना दिया। इंसुलिन का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ये ह्यूमन डीएनए, इसमें ये जो ये फ्रेगमेंट है, ये इतनी जीन जो है ये इंसुलिन की जीन है। तो ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये इंसुलिन बनाती है। तो इसके लिए मैं इसको ये करूँगा कि इसको मैं कट करूँगा। इसके लिए आगे जो टूल्स आएंगे, जो एंजाइम्स काम में आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो बेसिक आउटलाइन है वो बता रहा हूँ कि इसको हम इस डीएनए में से कट करेंगे, कट करके इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सीधा इसको पकड़ा और इसमें डाल दिया। ये हमारा जो ये आउटलाइन ऐसे काम नहीं करती। इसको भेजने के लिए ऐसा है कि इसको एक कैरियर चाहिए, इसको एक गाड़ी चाहिए, बिना गाड़ी के जाएगा नहीं उसके अंदर। तो उसके लिए आता है ये जो हमारा ये सर्कुलर जो डीएनए है, जो प्लाज्मिड होता है, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, इसको ये इसके साथ हम ये कैरियर का काम करता है और इसके साथ हम इसे इंटीग्रेट करके इस होस्ट सेल के अंदर भेजते हैं। तो करते क्या है कि जैसे ये प्लाज्मिड है, तो इस प्लाज्मिड को हमने लिया, सेल से निकाला। निकालने के बाद जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको हम इस पे ऐड कर देते हैं। आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा बेसिक ओवरव्यू का ये जो लेक्चर है इसमें हम ऐसे आउटलाइन देख रहे हैं, बट इसमें जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जो जो एंजाइम्स काम आएंगे इसको कट करने के लिए, इसको लाइगेट करने के लिए, और किस तरह हमें सेम आर ही यूज करना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों को कट करने के लिए, उसके रीजन सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब ये इसके साथ हम इस प्लाज्मिड के साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर हिंदी में बोलो तो पुनर्योगज डीएनए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये व्हाट इज आरडीएनए वाली स्लाइड, इसमें हमने मेनली ये देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। जब हम एक प्लाज्मिड यानी जो वेक्टर है उसके साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं और उसे होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसके बाद में अगर हम देखें तो बेसिक आउटलाइन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या, लिविंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन टू गेट आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले हमारे पास एक वो सेल होनी चाहिए जिसका हमें एक मतलब उसका एक ट्रेड जो हमें दूसरे सेल में एक्सप्रेस कराना है, उससे प्रोडक्ट बनाना है, तो वो उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में एक होस्ट सेल भी होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें काफ़ी हमें टूल्स के तौर पे एंजाइम्स भी यूज़ में आते हैं। फिर बाद में बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें बायो रिएक्टर्स वगैरह, इस चैप्टर में आगे काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो बेसिक आउटलाइन जो होती है कि हमें एक सेल है, उसमें ये जो बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये एक डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, तो इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला, ये हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इससे निकालेंगे। इससे हम प्लाज्मिड में ऐड करेंगे और इसके बाद में हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। और इसे जब हम होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं
हमने एक दूसरी सेल, होस्ट सेल, जिसके अंदर हम इसे ट्रांसफर करेंगे, उससे फेवरेबल कंडीशन देंगे इस सेल को और इसे ग्रो कराएंगे। ये जब ग्रो करेगी तो इससे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें पता है कि ये जीन का एक टुकड़ा है, और जीन का टुकड़ा क्या करता है, सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा होगा। सेंट्रल डोग्मा में वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो एमआरएनए बनाता है, उसके बाद में ट्रांसलेशन होता है, वो प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन ही हमारा अल्टीमेटली जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वही होता है। तो इसलिए अब जब इसमें आरडीएनए हम ट्रांसफर कर देंगे होस्ट सेल के अंदर, तो ये होस्ट सेल, इसमें ये इसे हम ट्रांसजेनिक सेल बोल देंगे। ट्रांसजेनिक सेल किस लिए बोला गया, क्योंकि इसमें ट्रांस मतलब जनरली ऐसे बोला जाता है अलग, मतलब इससे इतर कोई दूसरी चीज इसमें भेज दी गई, तो इसलिए इसमें ट्रांस यूज करा गया। जीन भेजी है हमने, तो ट्रांसजेनिक जीन इस सेल के अंदर भेजी है, तो इसको ट्रांसजेनिक सेल बोल देते हैं। इसे हम फिर ग्रो कराते हैं फेवरेबल कंडीशन में, प्रॉपर एक मीडियम के ऊपर, उसके बाद में लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाता है। और इस तरह हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमारी जो ज़रूरत होती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, या कहीं भी जो वैक्सीन चाहिए, कोई इंसुलिन जैसे हार्मोन कुछ भी चाहिए, तो वो इस तरह से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के बाद में इसमें हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी बेसिक आउटलाइन बायोटेक्नोलॉजी की, जो हमें बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। बहुत सुपरफिशियल है, नो, ये हमने शुरू जीरो से शुरू करा है, उसके लिए भी है, साथ ही साथ लैब असिस्टेंट वाले को भी, मतलब एग्जाम को हम थोड़ा ध्यान में लेते हुए इसे कर रहे हैं। बाकी अगले लेक्चर्स में हम थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे, इसके टूल्स, इसमें जो जो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, उन सब टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, कि किस तरह से बायोटेक का पूरा प्रोसेस आगे। ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, उसके अलावा इसका वेटेज भी थोड़ा एग्जाम में ज़्यादा है, तो उसके लिए इसकी एक एक चीज़ पे थोड़ा हमें ध्यान देने के लिए हमने इस पे थोड़ा टाइम लिया है। बाकी ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज। इसके साथ ही मैं अभी इस लेक्चर को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो टूल्स इसमें यूज़ होते हैं, इसके अलावा इसमें जो बेसिक बेसिक टेक्नोलॉजीज़ जो लेबोरेटरी में यूज़ होती हैं, जो पीसीआर हो गई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गई, उन सबको भी पढ़ेंगे, उनके स्टेप्स को पढ़ेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूँगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट।